नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान हुकूमत ने बिल आखिर IMF से अपनी डील कर ही ली। अब से चंद घंटे पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में शौकत तरीन साहब ने, साथ हमाद अज़हर भी थे, ये बताया कि IMF के साथ डील तय पा गई है और IMF हुकूमत पाकिस्तान को $1 बिलियन देगा। ताहम बहुत सी सख्त शराइत भी हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी ₹4 फ़ी लीटर पे हर महीने बढ़ेगी जब तक कि वो ₹30 पर लीटर तक पहुँच जाएगी। ये शराइत आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। शौकत तरीन साहब का इस हवाले से क्या कहना था, वो छोटा सा टुकड़ा भी मैं आपको सुनाता हूँ। रिफॉर्म्स हैं वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में, PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए, और स्टेट बैंक की तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी है। फिर कोविड के जो अखराजात हैं उसको एक्स पोस्ट ऑडिट जो है वो भी दिखाना है, और मुआहदों के मुतालिक अहम मालूमात की वेबसाइट पेपरा की इशाअत विच मीन्स बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में जो ये कोवैक्सीन है, ये है। हम तकरीबन ₹4.95 के टैरिफ बढ़ाएंगे विच इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के। नाज़रीन, स्टेट बैंक के हवाले से शौकत तरीन साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो IMF की वो कंडीशनैलिटी है, वो शर्त है जहां IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को उनके दफ्तर को मुकम्मल ऑटोनोमस कर दिया जाए। ये वो चीज़ है जिसमें पाकिस्तान के सियासी ढांचे में खासी तशवीश पाई जाती है, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी। और अब हुकूमत ये कह रही है कि इस हवाले से वो नेशनल असम्बली में एक बिल टेबल करेगी। यूँ हुकूमत ने IMF से इस हद तक कंसेशन ज़रूर हासिल कर ली है कि नेशनल असम्बली के बिल के आउटकम और पार्लियामेंट के बिल में कुछ ना कुछ तरमीम हो सकती है। कुछ ना कुछ चीज़ों को हुकूमत और अपोजिशन मिल के तब्दील कर सकेंगे। यहाँ तक तो बात हुई इसकी अपोजिशन के हवाले से। ग़ालिबन ये आज की डेवलपमेंट कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, बिकॉज IMF से हुकूमत को जब $1 बिलियन मिलेंगे, गुज़िश्ता 3 दिनों से डॉलर की जो वापस आ रहा है इस वक्त 173-74 का है, जो पहले 180 तक पहुँच चुका था। और अब ये कयास रही है कि डॉलर जो है वो 165-66 पे जाके ठहर सकता है। यूँ कंबाइंड अपोजिशन जिसने हुकूमत को उतारने के लिए एक मुहिम का आगाज़ कर रखा है PDM ने, लेकिन जिसके पिछले 48 घंटों में 2 दिन पहले जॉइंट सेशन जो हुआ पार्लियामेंट का, वहाँ अपोजिशन को नाकामी हुई, जहाँ हुकूमत ने अपने 60 के 60 बिल जो हैं गुज़िश्ता 3-4 दिन में वो पास करवा लिए। अब IMF से डील हो जाने के बाद हुकूमत को निस्बतन बेहतर एक इस्तेहकाम जो है वो मिल सकेगा, और अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ भी कर सकेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फ़ारूक हबीब साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबोल साहब ज्वाइन कर सकेंगे कराची से एक वीडियो लिंक के ज़रिए। मुझे सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। और मैं कोशिश करूँगा कि इकनॉमिक एक्सपर्ट से भी मैं बात करूँ। फ़ारूक हबीब साहब, इस हद तक तो आपको कामयाबी कि आपने बिल भी पास करवा लिए, 60 के करीब बिल आपने पास करवा लिए जो कानून फंसे हुए थे, और अब आपकी IMF से डील भी थ्रू हो गई है, तो किसी हद तक एक स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन ये जो पेट्रोलियम लेवी पे प्रेशर है, ये जो IMF की कंडीशनलिटी, ये तो आपके लिए खासा बड़ा मसला होगा। देखिए, पहली बुनियादी तौर के ऊपर तो आपके इल्म में है कि IMF से जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने से एक स्टेबिलिटी आती है। इससे आपको पता है हमारा एक्सचेंज रेट का मामला है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मामला है, चाहे वो जो हमारे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जब एक स्टेबिलिटी की और एक कंसिस्टेंसी की एक फ़ज़ा उभरती है तो मैं समझता हूँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होता है, सरमायाकारी होती है, और लोग अपने डिसीजंस उसके मुताबिक लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये तो एक खुशाइन चीज़ है। जहाँ तक रहेगी बात पेट्रोलियम लेवी की, तो आपको ये भी इल्म में होना चाहिए कि 2020 अगस्त से ऑनवर्ड अभी तक हुकूमत ने तकरीबन कुछ 14-15 माह के अंदर कुछ 400 अरब रुपए से ज़ायद के जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस हैं, उनका हमने नुकसान किया है। ताकि हम पेट्रोलियम की जो आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी हैं, जो कि $40 से $85 के ऊपर चले गई थी, उनका पूरा असर हमने पास ऑन नहीं किया। यही वजह थी कि वो पेट्रोलियम लेवी जो ₹30 तक आप ले सकते थे, उसको कम करते करते एक वक्त आया था कि वो $1-1.5 पे भी आ गई थी। अब हमें उसे रीइंस्टेट करना शुरू किया है, क्योंकि हमने अपने बजट में डॉक्यूमेंट उसको ट्रांसफ़र नहीं किया। हमने ट्रांसफ़र नहीं किया। हमने आप समझ लें कि जहाँ हमने 150 अरब इकट्ठा करना था पेट्रोलियम लेवी की मद में 4 माह में, वहाँ हमने सिर्फ 20 अरब जमा किया। तो ये हमने अवाम को एक रिलीफ फराहम किया। अच्छा, ये वही चीज है जो हमाद अज़हर साहब ने, जी जी, उसी को ऑफसेट नेशनल असेंबली में, जी मैं 1 मिनट सर डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर दूं। उसी को हमने ऑफसेट करने के लिए आपके लिए ये भी इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार
जो सेल टैक्स है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, वो ज़ीरो है। बाकी मसनूआत के ऊपर तो 17% है ना। इस टाइम पेट्रोल के ऊपर जो है वो 17% नहीं, ज़ीरो टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। अगर हम PL भी पूरा लगा दें, सेल टैक्स भी पूरा लगा दें, तो इसकी कीमतें 170 रुपए के ऊपर चली जाएं। अच्छा, अब लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे। मेरे साथ है ये, मुझे डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक क्लिप भी सुनाता हूं, क्योंकि जो कुछ जनाब फारूक हबीब साहब स्टूडियो में कह रहे हैं, ये 2-3 दिन पहले हवाद अजहर साहब ने नेशनल असेंबली में स्पीकर को मुखातिब करके वहाँ पे कौम को उन्होंने यही खबर सुनाई थी। वो टुकड़ा मैं छोटा सा आपको सुनाता हूँ, फिर आपका मैं इस पर व्यू ले लेता हूँ। ज़रा सुनाइए जी कि हवाद अजहर साहब ने क्या कहा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर जब कीमतें नीचे होती थीं तो उसका इम्पैक्ट पास ऑन नहीं किया जाता था और सेल्स टैक्स बढ़ा दिया जाता था, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाती थी। यहां तक कि सेल्स टैक्स जो अमूमी तौर पे 17% होता है तमाम अशिया के ऊपर, एक वक्त में मुस्लिम लीग नून के दौर में ये 56% था पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि वो इसे टैक्स कमा रहे थे और उन्होंने रिलीफ पास ऑन नहीं किया। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि वही 56% वाला सेल्स टैक्स इस वक्त पेट्रोल के ऊपर 10% है और हाई स्पीड डीजल के ऊपर 11% है। इसी तरह पेट्रोलियम लेवी जो ये तकरीबन छोड़ के कोई 15-20 रुपए के करीब गए थे, लेकिन 30 रुपए तक की इन्होंने सीलिंग लगाई थी। पेट्रोल के ऊपर 5.5 रुपए है और हाई स्पीड डीजल के ऊपर वो भी तकरीबन 5.25 रुपए के करीब है। जी, डॉक्टर अशफाक हसन खान, आप पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, आप पढ़ाते भी हैं, आप हुकूमतों को एडवाइस भी करते रहे हैं। ये हुकूमत जो अपनी परफॉर्मेंस बता रही है कि पिछली हुकूमतें जो टैक्सेस थे वो लगा लेती थी, जब कीमतें कम होती थी पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो उस पर टैक्सेस ज़्यादा कमा लेती थी। क्या ये सही है, ये बयानिया जो है हुकूमत का? नहीं, बयानिया तो बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल उस वक्त 56-57% पे ले गए थे, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत गिर गई थी नीचे। आपको याद है कि मिड जून 2014 से तेल की कीमतें गिरते गिरते $108 $110 पर बैरल था, वो आ गया था $40-42 पे। जी बिल्कुल। वो जो नीचे गिर रहा था, तो हुकूमत ने रेवेन्यू को हासिल करने के लिए फिर वो पेट्रोलियम का इसी सेल्स टैक्स का सहारा लिया। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मिनिस्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जब हुकूमत इस किस्म का अजाफी रेवेन्यू कमा लेती है तो फिर उसको कहाँ इस्तेमाल करती? देखिए, वो बजट का हिस्सा होता है ना। मैं आपको बता दूं, ये हो क्या रहा है जिसकी तरफ हम में से कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अभी फारूक साहब ने कहा कि हमने सेल्स टैक्स को जीरो कर दिया है, ठीक है ना, और बाकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए के हिसाब से हम लेकर जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि सेल्स टैक्स से जो रकम इकट्ठा करते हैं वो डिविजिबल पूल का हिस्सा है, उसमें सूबों को भी जाता है। ये NFC अवार्ड सबसे बड़ा मुजरिम है इस वक्त यहां पर। हुकूमत को इसलिए मजबूरी हो गई है PDL का सहारा लेने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल फेडरल रिसीट्स है, ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए पूरा का पूरा हुकूमत को मिल जाएगा। अगर सेल्स टैक्स इस पे लगा दिया जाए तो इससे जो रेवेन्यू मिलेगा वो डिविजिबल पूल का हिस्सा होता है, उसमें सूबों को भी चला जाएगा। अच्छा, तो ये इतना इम्बैलेंस हमने क्रिएट किया NFC अवार्ड में। और यही मैं तो कहूंगा फारूक साहब से कि आप शौकत तरीन साहब से कहें, रिक्वेस्ट करें उनको कि जो चीजें उनमें गलत हो गई हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आ गया है उसके अंदर में, उसको सही करें, वरना यही सूरत हाल रहेगी कि हमें फेडरल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, उनको देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना ही पैसा बचता है कि वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस कर सके, दैट्स इट। आपका पूरा डिफेंस बजट और डेवलपमेंट बजट, सैलरी जो हम फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, वो जो सब्सिडी देते हैं, वो ये सब का सब बोरोड रिसोर्सेज पे है। तो इसलिए हमें रिव्यू करने की जरूरत है। ठीक है, उस वक्त हमसे जल्दबाजी में हमने फैसले कर लिए, उसके मुसीबत आ गई है हम पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि 30 रुपया बढ़ाया जा रहा है और उधर जीरो कर दिया गया है, वो इसलिए किया गया है कि वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होगा तो सूबों को कम मिलेंगे पैसे, और ये जो PDL के जरिए से जो पैसा मिलेगा ये फेडरल गवर्नमेंट का पूरा होगा। जी डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे साथ की मजबूरी है। जी मुझे डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त आपने कमेंट किया है। मुझे बताया गया था कि आप जल्दी में थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं, बिकॉज मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के रहनुमा भी हैं और मैं उनसे यही चीज़ पूछना चाहता हूँ। सरदार नबील गबोच साहब भी हमारे साथ हैं और सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब भी मेरे
मेरे साथ हैं। सरदार साहब, पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलके गेबोल साहब 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड वगैरह सब तश्कील दिए थे। अभी आपने सुना डॉक्टर अशफाक हसन को, आप लोगों को कभी ये डिबेट होती है, एहसास होता है कि कुछ गलतियां हो गई आप लोगों से जिससे पाकिस्तान की मईशत पर बड़ा प्रेशर पड़ गया? बिल्कुल गलती नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का NFC अवार्ड 18th अमेंडमेंट। ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं, पहले दिन से ख़त्म करना चाहते हैं, और सज़ा जो है वो आज भी इस सूरत में हमें दे रहे हैं कि ये सूबे को, जो सूबे का फ़ंड है NFC अवार्ड में जो मिलना चाहिए वो सिंध को नहीं मिलता है। और ये जो आपने शुरू में बातें की हैं, देखें मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आया, मैंने आपको कहा मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं पब्लिक की ज़ुबान में बात करूँगा। पब्लिक इसको नहीं समझती है लेवी टैक्स को, पब्लिक ये नहीं समझती है कि शरह सूद बढ़ गया उससे क्या होगा, पब्लिक ये नहीं समझती है कि IMF से जो है 100 अरब का, पब्लिक ये समझती है कि आपकी महंगाई जो अभी आपके शौकत तरीन जो एक नॉन इलेक्टेड मिनिस्टर है उसको पब्लिक के नफ्स का नहीं पता है। पब्लिक ये समझती है कि ये हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है, खाने पीने का अशिया महंगा कर दिया, रोज़गार नहीं दे रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, तो पूरी दुनिया में आप इंग्लैंड का भी मिसाल दें जो आपको मुफ्त का घर भी देते हैं और महीने का आपको जो है स्टिपेंड भी देते हैं, आपको पैसे भी देते हैं, उससे आप कंपेयर कर रहे हैं। बरतानिया में मुफ्त का घर नहीं देती हुकूमत, कहां दे रही है मुफ्त का घर? बिल्कुल बिल्कुल सर देते हैं हुकूमत, सर देती है। मेरे कितने जानने वाले हैं जो वहां पर उनको घर है, सब मुफ्त का घर है। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पता करके पता कर लें। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश फॉर ब्रिटिश पीपल फॉर ब्रिटिश सिटीजन, ये मैं चैलेंज करता हूं, पता करें, मुझे पता है। अच्छा, ये तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे अपने कितने दोस्त जो है वो कई साल से 40-50 साल से हाउसिंग जो होती है उसमें रहते हैं और जिनको गवर्नमेंट ने घर दिया हुआ है। लो इनकम हाउसिंग स्कीम है, जैसे नया पाकिस्तान हाउसिंग लो स्कीम इनकम है, हाउसिंग, उसमें लो इनकम हाउसिंग में भी आप उनका अपने लिए घर ले सकते हैं ना। लो इनकम, हाँ पीरजादा साहब, नहीं थोड़े पैसे नहीं, लो इनकम जिनका कोई जो है सैलरी नहीं है, जो कमाई नहीं है, उनको घर देते हैं। अच्छा, नया पाकिस्तान, देखिए ये हुकूमत कोई नया पाकिस्तान नहीं, इन्होंने पुराना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने हमें इस चीज पे बावर करा दिया है। इसने एक मिनट इसने हम लोग, इमरान खान की हुकूमत ने, सर हमें फ़ख्र है, मैं लेट मी कंटिन्यू, मैं आता हूँ उसी पे, हमें फ़ख्र है। लेकिन साथ में ये कहूँगा कि इमरान खान ने हमें एज अ पाकिस्तानी नेशन फ़कीर बना दिया है, फ़कीर नेशन हमें बना दिया है। वो क्यों बना दिया है? क्योंकि हम उधार लेते हुए बंगड़ा डालते हैं कि जी 100 अरब रुपए IMF ने दिया, मुबारक हो जी, मुबारक हो, अब डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी, अब जो है ये हुकूमत मुस्तकम, आपने ये बात अभी कही, हुकूमत मुस्तकम हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। मैं कहता हूँ वो कौमी असेंबली का मेंबर जो इस बिल के हिमायत में वोट देगा वो अपने हल्के में जूते खाएगा, वो अपने हल्के में जा नहीं सकेगा। आप क्या बात करते हो कि ये जो है इसको लीगलाइज करेंगे और ये बिल पास करेंगे? इन्होंने जिस तरह भी ये बिल पास किया, ये हमें पता है किस तरह बिल पास किया है। ये 221 जो वोट इन्होंने गिनती की है, ये इनको, ये रायशुमारी इन्होंने की, इनको वोट नहीं कर सके, रायशुमारी में इन्होंने गलत किया है। PMLN को आने दीजिए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपकी पार्टी भी उतना ही फख्र करती है 18वीं तरमीम NFC अवार्ड पे जितना कि पीपल्स पार्टी फख्र करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। पीरजादा साहब, ये बात फख्र की कोई नहीं होती, बात ये होती है कि पार्लियामान का काम है मसलसल के वो मुल्क के कानून को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क में आइन की प्रोविजन को बेहतर बनाने के लिए, सूबों को अख्तियार दिलाने के लिए, मरकज को मजबूत करने के लिए हमेशा से आइन साजी करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्लियामान की यही है कि वो कानून साजी करे, और ये कानून साजी का हिस्सा है। आज भी पार्लियामान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती हैं, लोग लेके आते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर भी लाते हैं और गवर्नमेंट भी लाती है। और अगर कोई अच्छी कानून साजी हो जाए, मुल्क के मफाद में हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हो, तो उसको क्रेडिट लेने की बात नहीं है। ये जिम्मेदारी है पार्लियामान की, और जिम्मेदारी है पार्लियामेंटेरियन की, वो ये काम करें। जहां तक अभी आपके जो इशफाक साहब ने बातें की हैं, अगर हुकूमत समझती है या कोई अदारा समझता है कि हमें
एक दफा इस मामले को दोबारा डिस्कस करवाना चाहिए, तो उसका बेहतरीन फोरम है पार्लियामेंट में ये फोरम पे उठाना चाहिए मामला, इसको डिस्कस करना चाहिए। हम सब समझते हैं कि अगर कोई कानून पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, अगर कोई लेजिस्लेशन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, अगर कोई आईनी प्रोविजन पाकिस्तान को मजबूत बना सकती है, तो क्यों नहीं उस पर डिस्कशन होने के लिए किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन उसका एक तरीका टीवी शो नहीं है, ना यहाँ तरमीम हम कर सकते हैं, ना जलसों में उसका तरीका है कि अगर हुकूमत कन्वेंस है या कोई प्राइवेट मेंबर कन्वेंस है या कोई प्राइवेट जमात कन्वेंस है किसी मामले पे, वो लेजिस्लेशन को जरूर इंट्रोड्यूस करा सकती है। सबसे बड़ा वो फोरम है, वहां डिस्कशन होनी चाहिए। उस डिस्कशन में दोनों तरफ से लोग देखेंगे इस पे व्यू ले लेते हैं, बेहतरी है। इस पे व्यू ले लेते हैं मिनिस्टर साहब का। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर अशफाक हसन बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस हिस्से में ज्वाइन किया। मैं एक ब्रेक के बाद इसी सवाल को मिनिस्टर साहब के सामने रखता हूं कि इसे क्यों नहीं बदला जा सकता आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले जब सरदार नबील गबोल साहब बोल रहे थे तो सरदार नबील गबोल साहब ने एक बड़ी दिलचस्प किस्म की बात की। सरदार नबील गबोल साहब ने कहा कि मैं आवाम की ज़ुबान बोलता हूँ, मैं माहिर माइशियात नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि आवाम जो है मुश्किलात की दो चार, और IMF आवाम को ये नहीं पता कि इमरान खान ने IMF से क्या डील कर ली है, क्या कंसेशन ले ली है, स्टेट बैंक के गवर्नर की ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। हमें तो आवाम का पता है और आवाम के दुख का पता है। यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं। फ़र्क अभी सब एक लिहाज से सरदार नबील गबोल सब सही कह रहे हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, और आप तो ख़ास करके स्टेट मिनिस्टर हैं इन्फॉर्मेशन के, कि आप लोगों को बता सकें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो उसका आवाम को उसका फ़ायदा होगा। देखें बुनियादी आवाम को तो अभी मुश्किलें आप दे रहे हैं। हमारी जो आवाम है ना वो बड़ी समझदार है। अच्छा है, क्यों समझदार है मैं आपको बताता हूँ। आवाम इस वजह से हमारी समझदार है कि 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी को 5 साल मिले। वो काम जो कोई डिक्टेटर नहीं कर सका वो आसिफ अली जरदारी ने कर दिया कि इनकी पार्टी जो है वो सुकड़ के एक रीजन का हिस्सा रह गई। पीपल्स पार्टी 5 साल में जो है डिलीवर नहीं किया। तो अवाम को तो पता है सारी बातों का, ये अवाम की ज़बान समझते हैं, अवाम की खिदमत समझते हैं। तो उस वक्त ये हालत ना होता कि यहाँ पर आपको उम्मीदवार ना मिलें और आपके चंद सौ वोट नहीं मिलते। दूसरी बात ये है कि जो असल चीज़ है, ये 7 बार पीपल्स पार्टी IMF गई है इस मुल्क में। 7 दफा टोटल 22 बार ये मुल्क जा चुका है। ये को पहली बार नहीं गए, 22 दफा गए हम, टोटल 22 बार गए हैं। 7 दफा पीपल्स पार्टी लेकर गई है, और एक बार 2008-9 के अंदर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को बैंक डिफॉल्ट के ऊपर भी लेके चली गई थी। ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। 2 बार मुस्लिम लीग नून लेके गई, 1998 के अंदर एक बार लेके गई, दूसरी बार 2017 जो आखिरी साल नबील गबोल इसका कहेंगे कि आवाम की जुबान है। मैं जरा अब आवाम की जुबान में बता देता हूँ ना। आवाम की जुबान ये है कि वफाक ने, अभी इन्होंने कहा कि वफाक पूरा NFC का शेयर नहीं देता। मैं ऑन चैलेंज बता रहा हूँ, अभी हमने इनको 3 साल के अंदर 1900 अरब रुपया दिया NFC की मद के अंदर, सिंध को 1900 अरब रुपया। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पिछले साल की फाइनेंशियल बजट में 30 अरब रुपया इनके अकाउंट में सरप्लस पड़ा हुआ था, जो इन्होंने खर्ची नहीं किया। करते हैं आवाम के ऊपर। एक मिनट, उस साल फिर 30 अरब है, इस साल 60 अरब रुपया इजाफी सरप्लस पड़ा हुआ है। करें ना आवाम पे खर्च। NFC आप ले लेते हैं, सब कुछ सूबाई ADP आपकी है, लेकिन कराची में नाले साफ करे वफाक करे, ग्रीन बस बनाए वफाक बनाए, K4 बनाए वफाक बनाए, जो फ्रेट कॉरिडोर बनाए वफाक बनाए, कराची सर्कुलर रेलवे चलाए वफाक चलाए, सिंध के कराची के हर हलके के अंदर तरक्याती काम कराए वफाक करवाए। तो आप 13 साल से वहां पे क्या कर रहे हैं? एक और चीज, क्या सिंध में गुर्बत कम हो गई? क्या सिंध में महंगाई कम हो गई? पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 में बिक रहा है, इनकी नाहली की वजह से 1500 में बिक रहा है। गंदम पड़ी पड़ी गोदामों के अंदर चूहे खा जाते हैं, चोरी हो जाती है, ना गवर्नेंस है, ना गरीब का कुछ भला है। ये फिर अब बातें अवाम की सुनाते हैं। अवाम की जुबान में जवाब दे देंगे बोल साहब। देखे ये PTI वाले जो है ना, PTI वाले चूंकि ये अवाम के वोटों से नहीं आए हैं, जो कि आजकल ऑडियो लीक्स आप देख रहे हैं, उससे ये साबित हो गया कि किस तरह है। मुझे सिर्फ ये बताए, ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने गिरवी रखा, पीपल्स पार्टी ये किया। ओ भाई मेरे, पीपल्स पार्टी के वक्त में लोगों को हम रोजगार देते थे। मैंने अपने हल्के लियारी में 8-8 हज़ार लोगों को रोजगार दिए हैं। आपने अपने हल्के में अब तक कितने रोजगार दिए आप बताएं। आपने अपने हल्के में कितने मुफ्त घर बनाए आप बताएं। हमने लोगों को मुफ्त घर बना के दिए, हमने रोजगार दिए, और हमारे दौर में महंगाई के दूर की बात है, लोग
बहुत जबरदस्त तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे, ना लाइट महंगी थी ना पेट्रोल। उस वक्त की बात का अगर आप कंपेयर कीजिए अभी उस वक्त के लिए, आप कहते आप लोगों ने इदारों को बदनाम करके बेड़ा गर्क इदारों का आप लोगों ने किया है। और जितनी भी ये कीचड़ ये पत्थर मारेंगे ना, ये कीचड़ के छींटे जो है ये आप लोगों के साथ साथ इदारों के ऊपर भी लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग जिस तरह आए दुनिया को पता है ये इस तरह के ये जो ऑडियो लीक्स निकल रहे हैं, इसको मैं तो कह रहा हूं जल्दी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसके वेरिफिकेशन करे, इसका वेरीफाई करे। और अगर ये सच निकलेगा तो मुझे पूरा यकीन है फिर इमरान खान जरूर ये काम तो करेगा कि वो इस्तीफा देगा, क्योंकि अभी वो इस्तीफा नहीं दे रहा है लेकिन फिर ये इस्तीफा जरूर देगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सारी बातें आप छोड़ दे। मुझे आप बता दें अगर आपने 1 रुपए का डेवलपमेंट का काम पूरे सिंध में करा दिया हो, मुझे गिना दे। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अभी आपने 1900 अरब की बात की है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को भी छोड़ दे, हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस आपके सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ बैठेगा और डॉक्टर मोहित पीरजादा के शो में, और फिर हम आपको बताएंगे आपने 1900 अरब हमारे किस तरह चोरी किए, किस तरह खाए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, कराची आके 1100 अरब में कराची को देकर जाऊंगा, कसम खुदा की। कराची के एमएनए मुझे मिलते, वो रोते हैं, वो कहते हैं हमें अभी तक जो है 1 करोड़ रुपए का फंड का वादा किया था वो भी नहीं मिला है। आपके इस्तीफा देते, आपने डॉक्टर आमिर लियाकत को जो है आपने टंगा टोली करके जो है उसको प्लेन में डाल के जबरदस्ती लाया कि आके बिल के ऊपर जो है वोट दे। आपके एमएनए तो रो रहे हैं। तो ये बातें छोड़ दे, असली हकीकत आवाम सुनना चाहती है। अभी हाँ आवाम को आप फौरी तौर पर मैं ये आटा चीनी दाल सस्ता कर दें। आपने 4 रुपए जो है फी यूनिट अभी बिजली बढ़ाने का आपका जो है बड़े फखर से शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम बढ़ा देंगे, 30 रुपए तक जो है कीमतें बढ़ जाएंगी। तो मेरे भाई आप पहले से कह रहे हो खुदकुशी कर लो, इसलिए तो ईवीएम मशीन बनाया आप लोगों ने। ईवीएम मशीन के अंदर अच्छा थोड़ा सा लीक ऑडियो पे वोट नहीं देंगे, रुए वोट देंगे, जो मरे हुए होंगे लोग वो आके वोट देंगे। वो आपके पास लोग ही नहीं है, आप वोट कहां से देंगे, आपको वोट कहां से पड़ेगा। आपने लोगों को जो है जीना मुश्किल कर दिया है, खुदकुशी पे मजबूर कर दिया है। ये बातें ना करें आप लोग। अच्छा लीक ऑडियो पे थोड़ा सा जिक्र इसका शुरू कर दें, चूंकि उसका चर्चा बहुत है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, किसी की वायर टैपिंग करना गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि इसका रवाज बहुत हो गया है, यहाँ ऑडियो भी लीक्स होती हैं, यहाँ वीडियो भी लीक्स होती हैं, हर किस्म की वीडियो लीक होती है। हर बंदा ये कहता है मेरी नहीं है। तो अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करना है तो लोगों को पुरानी वीडियो भी याद है जहाँ जस्टिस कयूम के साथ शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ थी। क्या करें, कहाँ से शुरू करें वेरिफिकेशन ऑडियो वीडियो का? मैं आपके सवाल से पहले सिर्फ मैं पिछली अपना जब आपने मौका दिया था तो बात करना चाह रहा था, आपने ब्रेक ले ली और फिर ब्रेक के बाद आप अपने दूसरे गेस्ट के पास चले गए। आज बड़ी बदकिस्मती है इस दिन की कि आज मुल्क के जिनके पास खजाना का कलमदान है वो टीवी पे आकर कौन कोई खुशखबरी सुना रहे हैं कि हमें एक बहुत बड़ा कर्ज मिल गया है, लेकिन इस कर्ज की ये कंडीशन होगी और इस पे इतनी कंडीशन उनकी हम मानेंगे और इतनी बड़ी महंगाई करेंगे। पहले ये मुल्क के लोग जो है महंगाई के मुताबिल नहीं हो सकते, जिनकी जिंदगियां मुश्किलात में, और जिस तरह इन्होंने महंगाई की है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है। और अभी आपके प्रोग्राम से पहले हमारे साथी ये बता रहे थे कि हमारे वक्त में, आप अंदाजा करें कि मादर साहब कह रहे थे कि तेल में इन्होंने लेवीज लगाया, वो तेल हमने हमारे वक्त में तेल कहाँ छोड़ के गए थे। आज आपने तेल की कीमतें कहाँ पहुंचा दी हैं, चीनी की कीमतें कहाँ पहुंचा दी हैं, दवाइयां की कीमतें कहाँ पहुंचा दी हैं, लेकिन आपने गैस की कीमतें कहाँ पहुंचा दी हैं। सेनेटर साहब एक जुमला कहने दें पिरजादा साहब, मेहरबानी करें। हम नहीं, सवाल पूछना चाह रहा हूं, खुशखबरियां सुना रहे हैं। मैं सवाल ही पूछना चाह रहा हूं सेनेटर साहब कि डॉलर तो 3.5-4 रुपए का था 1973 में, और 1980 में 9-10 रुपए का था, 1990 में 15-16 रुपए का था। वो डॉलर तो मसलसल ऊपर ही जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि अभी बता रहे थे कि आपने सुना होगा, फारूक हबीब साहब कह रहे थे कि 22 दफ़ा IMF के पास गए, बहुत दफ़ा आपकी हुकूमत में भी गए। उसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है आपका? पिरजादा साहब, ये है कि एक वक्त था कि मैं और आप ये सारे लोग स्कूल में हुआ करते थे। आप ये सवाल अब तो ना करें ना कि आप लोग यूनिवर्सिटियों में किस तरह पहुंच गए। ये प्रोग्रेस होती है, चीजें आगे जाती हैं, दुनिया पूरी में गई है, लेकिन डॉलर छोड़ के मुस्लिम लीग की हुकूमत। आप मुवाजना हमारा और उनके साथ करें। आप 47 के साथ मुवाजना करेंगे तो फिर सवाल रेलेवेंट नहीं रहेंगे। आप ये बताएं कि उस वक्त प्राइसेस कहाँ थी, डॉलर उस वक्त हम कहाँ छोड़ के गए थे, और ये डॉलर आज कहाँ छोड़ के गए। नंबर 1।
नंबर 2 ये बिल्कुल ठीक बात है, हकीकत यही है कि IMF के जाना पड़ा और हुकूमत ने, हमने अपने आखिरी दौर में IMF से जान छुड़ा ली थी और हमने कौम को उस वक्त मुबारकबाद दी थी जब $56 बिलियन चाइना की इन्वेस्टमेंट आई थी। आज कर्जों पे इन्वेस्टमेंट, कर्जों पर आकर खुशखबरी नहीं सुनाते। और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने लोगों को जमीन में दफन कर दिया जब कहा कि हम महंगाई और करेंगे। ये पाकिस्तान में महंगाई कम है, महंगाई का सर वो 56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी। फारूक हबीब साहब कह रहे हैं आप मेहरबानी वो $56 बिलियन में तो कर्जा था सर, बहुत सा इन्वेस्टमेंट। वो जिस सवाल आप कर वो जो सीपैक के पैसे हैं उसमें बहुत सा कर्जा भी शामिल है। यही कर रहे हैं, ठीक है फारूक हबीब साहब देखें बात ये बुनियादी तौर पे जो ये अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि $56 अरब की इन्वेस्टमेंट थी। ओ भाई मेरे इन्वेस्टमेंट और कर्जे में जो है वो फर्क होता है, उसको जरा देख लें। दूसरा बात ये है, जब आप कह रहे हैं कि हम IMF से जान छुड़ा के गए थे, ये पहली हमारी हुकूमत आई है कि आपकी 5 साल नाहलियाँ, 5 साल बुरी कारकर्दगी की वजह से आप हमसे ये लड़ते थे टीवी पे बैठ के कि PTI IMF में क्यों नहीं जा रही, ये IMF में जाने पे देर कर रही है। एहसन इकबाल इनके सबसे बड़े रस्तू हैं ना, जिनको वो कहते हैं जी उनको प्लानिंग का भी पता है, हर फन मौला है। वो टीवी के ऊपर कहते हैं बैठ के कि जी PTI को फौरी IMF के पास चले जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने डॉलर जो है वो बाहर ले गए चोरी करके। $7 अरब पाकिस्तान के पास पड़े थे, 15 दिन का बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़े थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 माह का इंपोर्ट्स का बिल पे करने का हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, हमारे रेवेन्यू के अंदर 37% इजाफा हुआ, हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 12% इजाफा हो रहा है, IT एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है। हमारी जो एग्रीकल्चर की पैदावार है, इनके दौर में 0.38% थी, आज हम 1.6% से पैदावार में इजाफा कर रहे हैं। कॉटन बेल्स पिछले साल से इस साल रिकॉर्ड तोड़ गई। गन्ने की पैदावार 25% जायद, चावल की पैदावार 18% जायद, मकई की पैदावार 20% जायद। किसान की जेब में 1100 अरब रुपया इजाफी पहली बार गया है। इसके अलावा आइंदा आने वाले साल में गंदम की पैदावार में भी इजाफा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सदर ट्रंप कह रहा है। 30 साल की अमेरिका के अंदर महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। ये रशिया के अंदर जो है वो कई दहाइयों के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। ये दुनिया के बड़ी बड़ी जो जरीदे हैं, आलमी जरीदे हैं, ये उनकी हेडलाइंस हैं। को खुदा खौफी कर लो, 5 साल आपके दौरे हुकूमत में 1% अन्ना कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि कीमतें नीचे आ रही थी। कोविड हमने फेस किया, टिड्डी दिल हमने फेस किया, भारत के साथ जो सरहदों के ऊपर क्लैश है वो हमने फेस किया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इमरान खान की हुकूमत 4.5% से ज़ायद ग्रो कर रही है। IMF हमारी तारीफ कर रहा है मैशियत की ग्रोथ की, IMF तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की बेहतर रेवेन्यू मैनेजमेंट की, पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशो नीचे गया है। ये तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, ये अवाम को ट्रांसलेट होने। नबील केबोल साहब, अगर ये सब चीजें हो रही हैं जैसा कि ये बता रहे हैं, अवाम तक इनको कैसे पहुंचाया जाएगा? आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा करें जल्दी करें। देखें, जो बात कह रहे हैं मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाऊं। फरग हबीब साहब की मेहरबानी करें। इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान आपने बर्पा कर लिया है, जो महंगाई है, जो कॉमन मैन इस मुल्क में रुल रहा है, जो मिडिल क्लास आपने खत्म कर ली गई है, जो प्राइसेस इतनी ऊपर लेके गए, जो इमरान खान साहब कहते थे मेरी हुकूमत में मेरे पास सबसे बेस्ट जो है वो इकानमी के लोग मैं लेके आऊंगा, मैं कीमतें नीचे लेके जाऊंगा, मैं गुर्बत खत्म करूंगा, मैं चाइना के मिसालें देते थे। वो आपने कोई मोटरवे नहीं बनाई, कोई पुल नहीं बनाया, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कीमतें आप आसमान पे ले गए और फिगर वो बताएं कि कॉमन मैन को आप रिलीफ कब देंगे। ठीक है सरदार नबील केवल साहब, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी ब्रेक से पहले, लेकिन एक बात आपने बहुत पते की थी जब आपने कहा कि आवाम की ज़ुबान में बात करनी होगी। आप सब अगर हुकूमत वाकई ये बहुत सी चीज़ें जो बता रहे हैं फारूक हबीब साहब, मेरा आपसे सवाल ही होगा, इसको ब्रेक के बाद आप एक्सप्लेन करें कि इसको आवाम तक कैसे हुकूमत पहुंचा सकती है। ये जो इकनॉमिक क्राइसिस है, जो बहरान है, जो मुश्किलात हैं, जो कुछ किया जा रहा है, इसको आवाम तक कैसे बताया जाएगा? क्या करना होगा हुकूमत को, शायद अपोजिशन को या मीडिया को? ये मेरा आपसे सवाल होगा। मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर आपसे इसका आगाज़ करता हूँ नबील केवल साहब। सरदार नबील केवल साहब से शुरू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं बात तो वीडियो उसकी लीक ऑडियो की भी करना चाह रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि प्रोड्यूसर साहब उसको स्क्रीन पे दिखा भी सकें, जो मुझे भेजी, बल्कि रेडी है तो सबसे पहले वो भी दिखा देते हैं। जो ये वो ऑडियो है, जो वीडियो और ऑडियो है जो कि फारूक हबीब साहब ने हमें भेजी है। फारूक हबीब साहब का इसरार है कि सेनेटर जावेद अब्बासी साहब को खास करके सुनाई जाए और फिर उसके बाद नबील केवल साहब से बात का आगाज़ करते। सुनाइए जी प्रोड्यूसर साहब, दिखाइए।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਹੋ ਦੂਜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਲੀ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਕਰਤਾ ही मेरे साहब ने क्या था कल खत्म। ये वो मशहूर वीडियो है जिसको पाकिस्तान में लोग हज़ारों दफ़ा शायद लाखों दफ़ा सुन चुके हैं। सरदार नबील कपूर साहब और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो ऑडियो वीडियो लॉक्स का फोरेंसिक एनालिसिस है लीक्स का, इसको कहाँ से शुरू करें? देखें मैं आपको एक बार बताऊं मोहित पीरज़ादा साहब के मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हम लोग जो है फरिश्ते हैं और पीटीआई वाले जो है वो शैतान है। अगर तो शहबाज शरीफ साहब की ये फोरेंसिक रिपोर्ट अगर आप ये कराएं, इसकी टेस्ट करवाएं, और अगर ये साबित होता है कि शहबाज शरीफ साहब जस्टिस कयूम को ये डायरेक्शन दे रहे हैं तो बिल्कुल एक्शन लें, लेकिन साथ साथ ये भी एक्शन लें जो अभी ताज़ा ऑडियो लीक जो है जो निकला है, दो ऑडियो लीक्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सर वो तो 22 बरस हो गए उस बात को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है, तो 22 बरस भले हो गए हों, लेकिन पता तो चलेगा ना आवाज़ शहबाज शरीफ का है या आवाज़ जो है वो किसी और शख्स का है, ये तो पता होना चाहिए कौम को ना। लेकिन ये तो आपने करना था ना सर, आपकी हुकूमत आ गई थी 2008 में, फांसी दी गई थी, तो उस सब बात यह है कि आप आज की बात कर रहे हैं ना कि अगर राना शमीम की ऑडियो लीक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको फरूक ने ये दिया है ना शहबाज शरीफ का, तो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब के नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं आप सबकी करवाएं। अगर 1947 से करवाना चाहते हैं तो 1947 से करवाएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोन कौन टैप करता था, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बात ये हम आज की बात कर रहे हैं, आज की इस वक्त की, वरना तो ये बात 70 साल पुरानी भी चली जाएगी। आज की बात ये कि 2 ऑडियो लीक्स निकले, उसके ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट जो है आनी चाहिए, फौरी तौर पर आनी चाहिए, वरना कौन यही समझेगी कि ये महंगाई से हटाने के लिए एक जो है हम ये ड्रामा, अभी तो एक ही आया था दूसरा भी आ गया, आपको पता है 2 चल रहे हैं सोशल मीडिया में भाईजान, सोशल मीडिया में मेरे भाई 2 चल रहे हैं। आप दोनों को देखें ना। अच्छा। मैं कभी नहीं कहूंगा क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है कि जी ये बिल्कुल ये सही है या गलत है। सर जावेद अब्बासी साहब, ये ऑडियोज कहां से ला रहे हैं आप निकाल के? पीरज़ादा साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जो अभी मौजूदा ऑडियो निकाली गई है, ये आपके कोलीग्स हैं, आपके साथी हैं, इस मुल्क के नामी ग्रामी जर्नलिस्ट रहे हैं, मेहरबानी करके मुझसे पूछते के बगैर आप उनसे पूछते, और आप उनसे पूछते कि ये ऑडियो ठीक है या गलत है, आप उनसे पूछते कि फोरेंसिक इसका आपने करवाया या नहीं करवाया। इससे मैंने बिल्कुल जारी नहीं की, और अगर मैं जारी करता तो मैं जरूर पीरज़ादा साहब आपकी खिदमत में अर्ज करता। दूसरी जो जारी हुई है एफिडेविट, पाकिस्तान की तारीख में सीनियर जज है, जो चीफ जज था। सर 2-3 सवाल है यहाँ पे। एक तो वायर टैपिंग जुर्म है, दुनिया के हर कानून में वायर टैपिंग जुर्म है, वायर टैपिंग दुनिया के हर कानून में जुर्म है। एक दूसरी बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो आई थी तो उस वक्त तक तो ये कंप्यूटर ऐप्स वगैरह नहीं थी जो आवाज बना सकती। अब तो ऐसी कंप्यूटर ऐप्स हैं जो कोई भी आवाज किसी की भी कुछ भी बना सकती हैं, तो अब उसका क्या करेंगे? जो शहबाज शरीफ साहब की थी ऑडियो, उसका भी कभी नहीं हुआ फोरेंसिक। साहब काइंडली हमें फरक हबीब साहब इतना टाइम ना देना, उससे आधा टाइम दे दे ताकि आपके सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकें। आप अगर ये स्टेब्लिश कर रहे हैं पीरज़ादा साहब की ये जारी सारी वीडियो और ऑडियो जाली हैं, तो मैं अगर आपकी ये बात 1 मिनट के लिए मान भी लूं तो मेहरबानी करके क्या आप नहीं चाहेंगे कि इनका ऑडिट होना चाहिए, कौम को सच पता चलना चाहिए? अगर ये जो ऑडियो और वीडियो आई हैं, अगर इन लोगों ने जिन्होंने पेश किए हैं, अगर इन्होंने झूठ कहा है तो इनको लटकाना चाहिए कौम के सामने, ताकि आइंदा ये कोई जरूरत ना कर सके। और अगर सच्ची हैं तो फिर उन लोगों को भी शुरू सजा दें, जहां से मर्जी आप इसको शुरू कर सकें तो शुरू करें। लेकिन ये मेहरबानी करके हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करेंगे, ये फलां ने तैयार किया। अगर दुनिया पूरी में ऐसा होता है कि अगर हुक्मरान कोई गलती करते हैं, लोग किताबें लिखते हैं, लोग आर्टिकल लिखते हैं, लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि ये काम हुआ है। मुझे अगर परेशानी ये है सर कि हर एक की आ रही है ना सर, कोई एक बंदे की तो आ नहीं रही है, जिसके मुखालिफ हैं वो उसकी एक ऑडियो वीडियो जारी कर देते हैं। अब ये पिछले चंद माह में कितनी दफा ऐसी आ चुकी है, ये तो अब मजाक ही बन गया। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल
एक जज है जो चीफ जज था, वो एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी पोस्ट थी, उसने कहा मेरे पास चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार तशरीफ लाया, उसने ये बातें की, मैं वो बातें नहीं और भी अजीबोगरीब वीडियो देखी, उसने एफिडेविट दिया, मैं कहना नहीं चाह रहा उसका। एफिडेविट कोई आदमी अपना नहीं देता पीरजादा साहब, उसने अपना एफिडेविट दिया और उसने कहा मैं अपने एफिडेविट के साथ स्टैंड करता हूं। दूसरा, आपके जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये ऑडियो जारी की है, आप मेहरबानी करके उनसे पूछें, इस पे जरूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन ले। सो बुनियादी है कि आप लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। यस, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसे बाज़मीर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके आगे चल रहा हूं। बुनियादी तौर पे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ये कह रहे हैं देखें कि ये ऑडियोज ना रिकॉर्ड की हैं पीएमएलएन के लोगों ने और ना पीएमएल के लोगों ने रिलीज की हैं, समझ तो लेना उनका पॉइंट। वो कह रहे हैं कि बहादुर जरी सहाफ़ी हैं दलेर, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी। जरी बहादुर सहाफ़ियों का दलेर का बता देता हूँ ना, ये वही जरी बहादुर दलेर सहाफ़ी हैं जिनको स्टोरी एक प्लांट की गई, ये कहा गया कि मियाँ साहब को पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। आपके इल्म में होगा दी न्यूज़ के अंदर ये स्टोरी पब्लिश हुई थी और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उसी सहाफ़ी को जाकर माफ़ी मांगना पड़ी थी। अच्छा। क्योंकि फैसला आने से पहले उन्होंने ये खबर शाया की और उसके ऊपर माफ़ी मांगना पड़ी थी। तो ये उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है जो इस मौके पे मौजूद है। बुनियादी तौर पे मसला क्या है, जब भी मरियम सफदर का केस पिछले 3 साल से 3 साल 3 माह हो गए हैं इनकी अपीलें दायर हैं, तो आप देखें कि मियाँ साहब का असम्बली के ऊपर खड़े होकर कहा हजूर ये है वो ज़राए, वो भी सामने आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत सामने आ गया, जाली ट्रस्ट डीड कैलबरी फंड सामने आ गया। उसके बावजूद जब काम नहीं बन सका, सज़ाएं हो गई, तो फिर कभी जज अरशद मलिक की वो ब्लैकमेल करके उसकी वीडियो आ जाती है लेकिन वो कोर्ट में जमा नहीं करवाई जाती। राना शमीम जो कि नून लीग सिंध के नायब सदर लायर्स विंग के हैं, उनके बेटे ने ये बात कही आगे, किसी और ने नहीं कही। और मियाँ साहब से लंदन में वो मुलाकातें करते हैं, अमेरिका वापसी पे लंदन रुक के वो नोटराइज करवाते हैं उस नोटरी से रिपोर्ट्स जो कि मियाँ साहब की रिपोर्टें नोटराइज करता है, वो उसका हलफनामा आ जाता है, वो भी जाली साबित हो जाता है। अब इस किस्म की ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, तमाम जालसाजियों झूठ के बावजूद, इधर उधर की चीजें आने के बावजूद। लेकिन अगर कोई चीज आप लोगों ने ये डिटरमिन कैसे कर लिया, मतलब आपने कोई फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे इस किस्म की? अहमद दोनानी साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका फोरेंसिक करवाया, वो जो कंपनी का भी अशर नशर सामने आ गया है उसकी फोरेंसिक के ऊपर लोगों के आप व्यूज देखें। अमेरिकन कंपनी से नहीं, आप वो अमेरिकन कंपनी के जो व्यूज हैं वो देखें, जाके वेबसाइट के ऊपर देखें उस कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी, आपको वो भी पता चल जाएगा। लेकिन मेरा क्या बुनियादी सवाल है, मैं किसी ऑडियो लीक को किसी को डिफेंड नहीं करता। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये तमाम चीजें आ गई और रसीदें कब आएंगी? रसीदें लाए 4 फ्लैटों की, वो रसीदें ना सुप्रीम कोर्ट आई, ना JIT के सामने आई, ना नैब अदालत में आई, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई। इधर उधर की चीजें तो आ जाती हैं। रसीदें 4 फ्लैट्स की दिखाएं जिनकी बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर है, जिनकी लंदन में क्या अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और 4 बड़े अरबों डॉलर्स के फ्लैट्स की वो मालिक हैं। वो रसीदें आज तक नहीं आई। अच्छा, वो रसीदें हम ढूंढ रहे हैं। सरदार नबील गैबोल साहब, इसमें एक ऐसा भी है कि हमारी अदालत जो है फैसला करती है किसी भी केस का, तो जो उसके सामने जो सर मैं ज़रा सरदार साहब का फिर रह जाता है, सरदार नबील गैबोल का। सरदार साहब, अदालत फैसला करती है उन शवाहिद, उन एविडेंसेस और रिकॉर्ड्स पे जो प्रोसिक्यूशन उसके सामने लाती है, उस पर अदालत ने अपना फैसला लिखना होता है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अदालत के लिखे हुए फैसले की जो मंतक और लॉजिक है उस तक तो बात पहुंच ही नहीं रही है। साइड इश्यूज हो रहे हैं कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई है, फलां चीज़ होगी। आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये तो हर सेशन जज पे और हर डिस्ट्रिक्ट जज पे यही इल्ज़ाम लगता है कि उसने पैसे लेके फैसला कर दिया, उसको फ़ोन आ गया था, उस पर प्रेशर था, वो रिश्तेदार था फलां का। तो लेकिन आपने तो फैसला देखना है ना कि फैसले की लॉजिक क्या है। यहाँ हम फैसले की लॉजिक पे तो जा ही नहीं रहे, हम तो साइड इश्यूज पे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप गैबोल साहब? बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ आपके साथ। पाकिस्तान में 70% केसेस जो है जो मुजरिम होते हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं और वो कत्ल करने के बाद भी जो है वो आज़ाद घूम रहे होते हैं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब ये जो 2 एलिगेशंस लगाए गए, या एक की मैं बात करूँ, दूसरा तो उसको शायद बाहर मुल्क अमेरिका से ही बैठकर इशू किया गया, तो उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी अहमियत नहीं दे रही है। लेकिन राना शमीम साहब को आना पड़ेगा
राना शमीम साहब को 27 तारीख को पेश होना पड़ेगा। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर ये सारा नज़ला PML नून पे गिरेगा, नवाज शरीफ साहब पे गिरेगा कि उन्होंने ये फैब्रिकेटेड जो है राना शमीम से ये ऑडियो लीक करवाई है या ये झूठ करार दिया जाएगा, तो ये PML नून के लिए बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन अगर राना शमीम साहब आते हैं, एविडेंस पेश करते हैं, और अगर सुप्रीम हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस पर जो केस चल रही है वो पता लगाती है कि वाकई उस वक्त फ़ोन हुआ था गिलगित से किसी जस्टिस को, चीफ जस्टिस के फ़ोन से, और अगर ये साबित हो जाता है, एविडेंस प्रूव कर लेती है, तो मैं समझता हूँ फिर ये हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। और ये हुकूमत की इसलिए छुट्टी हो जाएगी क्योंकि ये हुकूमत अगर झूठ की बुनियाद अच्छा हुकूमत की छुट्टी हो रही है। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। जनाब सरदार नबील कबूल साहब का, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का, फारूक हबीब साहब का, इसी तरह डॉक्टर इशफाक कासिम साहब का बहुत शुक्रिया। देखना है कि राना शमीम अदालत में आते हैं और आने के बाद सबसे पहले तुमको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वायर टैपिंग की, क्या वो अपनी जेब के अंदर एक खुफिया आला लेकर गए हुए थे जिसके जरिए रिकॉर्डिंग की, फिर ये किस दिन उन्होंने रिकॉर्डिंग की, उस वक्त जब उन्होंने रिकॉर्डिंग की क्या उस वक्त चीफ जस्टिस ने उन जज साहब से फ़ोन पर बात की। ज़ाहिर है टेलीफोन का रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा। खासी पेचीदगियां हैं, देखना पड़ेगा कि राना शमीम साहब अब करते क्या हैं, इसके बाद होता क्या है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।